तो मैं ये प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि करंटली कोविड होता है तो स्टैंडर्ड लाइन ऑफ थेरेपी क्या है, जिससे कि अगर आपको या फिर आपके फ्रेंड को या रिलेटिव को किसको अगर कोविड होता है तो आप प्रिपेयर कर पाए खुद को, आपके पास इंफॉर्मेशन रहे कि इससे फाइट कैसे करना है। तो ये सीरीज का पहला वीडियो है और इसमें मैं ब्रीफली कोविड 19 की पैथोलॉजी डिस्कस करूंगा। पैथोलॉजी का मतलब होता है कि जब वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो वो बेसिकली क्या करता है जिसकी वजह से डिजीज होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सिंपल सा डायग्राम है और हमारे लंग्स के एकदम एंड में जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक्स। ये दिखने में बिल्कुल ही ग्रेप्स की तरह होता है और ग्रेप्स में जो इंडिविजुअल जो ग्रेप होता है उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई होता है वो हमारे लंग्स का सबसे छोटा सा फंक्शनल यूनिट होता है। यही वो पार्ट होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, हवा में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है। एल्वियोलाई बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और आप इसको एकदम बलून की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं वो एकदम से फूलते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं वो एकदम से सिकुड़ जाते हैं। ये पार्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड का अटैक जो होता है, जो प्राइमरी उसका जो साइट होता है इन्फेक्शन का, वो एल्वियोलाई होता है। तब क्या होता है कि अगर आप बिना मास्क के घूम रहे हो या फिर अपना हाथ इधर उधर लगा के नाक खुजा लिया, तो पहले क्या होगा कि ये जो वायरस है वो आपके नेजल पाथवे से या फिर ओरल पाथवे से होके सबसे पहले जो थ्रोट वाला पार्ट है वहां पे अटैच हो जाएंगे और वहां पे जाके रेप्लिकेट होने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉर थ्रोट हो जाएगा, गले में खिचखिचाहट हो जाएगी। इवेंचुअली यहाँ से रेप्लिकेट करते हुए वो विंड पाइप के थ्रू नीचे जाएंगे और लंग्स में पहुंच जाएंगे, एल्वियोलाई में। ठीक है। और ये एल्वियोलाई में जाके फिर यहाँ पे अटैच होके यहाँ के जो सेल्स होते हैं वहां पे रेप्लिकेट होने लगते हैं। ठीक है। अब जो वायरस जो है वो एल्वियोलाई में आ चुके हैं, तो वो यहाँ के क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं एल्वियोलाई के, उसके साथ अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे रेप्लिकेट करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली वो जो सेल है वो बस्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और भी वायरस पार्टिकल रिलीज हो गए और आसपास के और भी सेल्स को इन्फेक्ट करके डैमेज करने लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी तुरंत यहाँ पे आ जाएंगे और वो डिटेक्ट करेंगे कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है और उसके रिस्पॉन्स में वो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। अब साइटोकाइंस क्या होते हैं कि ये एक तरीके के केमिकल होते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी के सेल्स एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस है वो है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके की फाइट चल रही है हमारे इम्यून सिस्टम के और वायरस के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पे ना डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लोकल इन्फ्लामेशन। और जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा, मतलब कि एक तरीके से पानी भरने लगेगा यहाँ पे। ठीक है। तो अब क्या होगा कि पानी भरने की वजह से लंग्स को थोड़ी दिक्कत होगी गैसेस एक्सचेंज करने करने में। तो वो क्या करेगा कि वो पानी को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिसको हम बोलते हैं कफिंग। राइट। ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें ऑलमोस्ट 2-3 दिन लग जाते हैं। तो अब तक आपको बहुत अच्छे से सिम्टम आने लगेंगे कि कफ हो गया, ठीक है, माइल्ड फीवर आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। राइट। वो जो भी स्टैंडर्ड जो सिम्टम्स है वो अब तक आने लगेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आरटीपीसीआर करवाएंगे। राइट। और आइडियली मेरे हिसाब से मेरे ओपिनियन में अभी इस मोमेंट पे क्योंकि वायरस रेप्लिकेशन और आगे ना हो, एंटीवायरल्स दे देने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रेमडेसिविर। राइट। बट यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन है, एक्चुअली हम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन से एंटीवायरल दे। अ, जो वर्ल्ड वाइड जितनी भी ऑथोरिटीज है वो अभी भी एक्सपेरिमेंट्स करिए, वो अभी भी ये डिसाइड करिए कि कौन सी एंटीवायरल ड्रग दी जाए, कब दी जाए, कौन से डोज में दी जाए। अ, तो फिलहाल आइडियली बोल सकते हैं कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। ठीक है। पर अभी इस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हैं कि कफ को सप्रेस करने के लिए ओवर द काउंटर कफ सप्रेसेंट कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कफ सिरप आप अभी कफ को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं। ठीक है। अब तक का जो कोविड था वो एकदम माइल्ड कोविड था। ठीक है। और ऑलमोस्ट 80 to 90% जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि
इस मोमेंट पे ही इम्यून सिस्टम जो होता है वो ओवर पावर कर जाता है वायरस को और रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ जो पेशेंट होते हैं उसमें ये थोड़ा और सीवियर हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि और भी वायरस जो है रेप्लिकेट होने लगेंगे और भी ये सेल्स को डैमेज करने लगेंगे। ठीक है, जिसके रिस्पॉन्स में और डब्ल्यूबीसी आएंगे। यहाँ पे एक तरीके का क्या बोलते हैं कि घमासान युद्ध हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये जो पूरा एरिया हो जाता है वो बहुत अच्छे से इन्फ्लेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइंस रिलीज होने लगेंगे। इतना ही नहीं, ये जो साइटोकाइंस है अब पूरे ब्लड सर्कुलेशन में घूमने लगेंगे, जिसकी वजह से सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो पहला जो साइटोकाइंस है इंटरल्यूकिन 1, वो क्या करता है कि अब यहां से रिलीज होके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा और ब्रेन में जाएगा, हाइपोथैलेमस में, और ब्रेन में जाके जो हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है उसको हाई पे सेट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं फीवर। राइट, तो वो आप बेसिकली थर्मोमीटर से मेजर कर लोगे कि बुखार आ गया। और स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है बुखार के लिए वो पैरासीटामोल है। ऑब्वियसली मोस्टली सबके घर में होती है और या फिर आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो पैरासीटामोल से ये फीवर कंट्रोल में आ जाना चाहिए। दूसरा जो इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, राइट, ये क्या करते हैं कि अब ये पूरी बॉडी में घूमने लगे हैं और सिस्टमिक इन्फ्लामेशन करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। राइट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इम्यून सिस्टम जो है वो डबल एजेड स्वॉर्ड है। राइट, अगर वो हाइपर एक्टिव हो गई तो खुद को ही डैमेज करने लगते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स को ही डैमेज करने लगती है। वो वायरस को या बैक्टीरिया को तो मारती है, साथ साथ हमारे बॉडी के सेल को ही मारती है। राइट, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये सिस्टमिक इन्फ्लामेशन और जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास, वो सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा। राइट, तो उसके लिए ब्लड सीआरपी इंटरल्यूकिन 6 जो है वो स्टैंडर्ड एक तरीके का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिससे पता चलता है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन चल रहा है। राइट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करने से भी इनडायरेक्टली आइडिया आ जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ही हाई हो जाते हैं। राइट, अब इसको कंट्रोल कैसे करें? जो सबसे बेस्ट जो ड्रग है जो सिस्टमिक इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं हमारे पास, वो है स्टीरॉइड्स। राइट, और इस केस में आइडियली डेक्स्ट्रामिथासोन या फिर मिथाइलप्रिडनिसोलोन जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर इंजेक्ट करते हैं। राइट, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका डॉक्टर आपको सुपरवाइज कर रहा है। राइट, तो जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस हो जाता है बॉडी का, जो नॉर्मल होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हाइपर एक्टिविटी की वजह से बॉडी को डैमेज होता है वो तो कंट्रोल होगा, पर एक प्रॉब्लम ये होगी कि हमें नॉर्मली दूसरा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो दूसरे इन्फेक्शन ना हो उसके लिए प्रोफाइलेक्टिकली ही, मतलब कि ऐसे ही एंटीबायोटिक्स इसके साथ प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। वेट नहीं किया जाता कि इन्फेक्शन होगा तब आपको दिया जाएगा। राइट, उसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा कि क्योंकि एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं, क्योंकि यही वो साइट होती है जहां से ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। राइट, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स है वो भी डैमेज होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंटरनल ब्लीडिंग होगा और ब्लड क्लॉट होगा। राइट, क्योंकि जैसे ही ब्लड रिलीज होता है वो क्लॉट होने लगता है। हमारी बॉडी ऐसा काम करती है कि वो वहां से ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, पर इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर बॉडी के अंदर ही, ब्लड वेसल के अंदर ही क्लॉट हो जाता है, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि वो जो हिस्सा है जहां पे एक तरीके का प्लग हो गया, तो वहां पे ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो हिस्सा धीरे मरने लगेगा अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो। ठीक है, दूसरा एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर वो ब्लड क्लॉट सिस्टम में घूमने लगेगा, ब्लड में घूमने लगेगा, तो वो जाके हार्ट का जो ब्लड सप्लाई उसको ब्लॉक कर सकता है, या फिर ब्रेन का ब्लड सप्लाई जो है उसको ब्लॉक करता है। तो अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, या फिर हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये ना एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है। ये पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट होने लगा है? इसका जो स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो डी डायमर टेस्ट होता है। राइट, जिससे पता चलता है, डी डायमर वैल्यू हाई हो जाती है, जिससे पता चलता है कि बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है।
सीबीसी से भी इनडायरेक्टली पता चलता है, क्योंकि उसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट जो होते हैं उसका काउंट कम होने लगता है, राइट। तो इसकी वजह से स्ट्रोक या ऐसी कोई सीवियर कंडीशन ना हो जाए, इसलिए हम एंटीकोएगुलेंट देते हैं। वो क्या करता है कि हमारे खून को पतला कर देता है, तो खून के जमने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है, राइट। ये भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ले, अपने आप से ना ले, ठीक है। अभी क्या होगा कि अभी सारे जो एल्वियोलाई के जो सेल्स है वो डैमेज होने लगे, ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो एल्वियोलाई वो कोलैप्स कर जाएगा, यहाँ का फंक्शन एकदम ही कम हो जाएगा, राइट। और ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्बेंस जो होना चाहिए ब्लड में वो कम हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, राइट। ये जो है बहुत ही अब एकदम सीवियर स्टेज में हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो आप डिटेक्ट कैसे करेंगे सबसे पहले कि हाइपोक्सिया हो चुका है? उसके लिए ना एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, पल्स ऑक्सीमीटर। वो आप अपनी फिंगर में लगा सकते हैं और वहां पे आपको पता चलेगा कि अभी आपका जो पल्स है वो कितना है और ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कितना है, राइट। तो अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 93 के आसपास आ जाता है, तो ऐसा ऐसा समझो कि अब लंग्स अच्छे से डैमेज हो रहे हैं और आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको आइडियली स्टैंडर्ड ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से भी कम होने लगता है तो फिर आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। होपफुली उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी की भी हेल्थ यहाँ तक ना पहुंचे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगेगा, तो ब्रेन डिटेक्ट करेगा कि ऑक्सीजन कम हो रहा है और वो हार्ट को सिग्नल भेजेगा कि यार पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, शायद तुम ढंग से काम नहीं कर रहे हो। और वो हार्ट को ऐसा सिग्नल भेजेगा कि तुम जोर से, मतलब अपना फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर दो। तो इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट का मतलब होता है कि एक मिनट में जो बीट्स होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 72 के आसपास होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, 80 90 यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये आप ना पल्स ऑक्सीमीटर से देख सकते हो कि आपके हार्ट रेट बढ़ रहे, नॉर्मल से ज्यादा हो रहे या नहीं, ठीक है। वो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो। और वो यूजुअली क्या होता है कि 100 तक जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर 120 के आसपास अगर जाते हैं तो वो आपको ना उस केस में बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो अपने आपके हार्ट रेट को थोड़ा कंट्रोल करता है, राइट। ये ड्रग भी आप डॉक्टर की एडवाइस के बिना ना लें, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि आप एक मिनट में जितनी सांस लेते हो, राइट, वो अप्रोक्सीमेटली 20 या 22 के आसपास होती है, वो इंक्रीज होकर 30 के आसपास आ जाती है। अगर 30 से ऊपर जाती है तो इसका मतलब बहुत ही सीवियर टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है बॉडी में। ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमने जो भी ट्रीटमेंट डिस्कस की, जो स्टैंडर्ड थेरेपी है वो, और पेशेंट की केयर अच्छे से हो, थेरेपी अगर काम करिए तो रिकवरी हो जाएगी। मोस्टली रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। एक चीज है फाइब्रोसिस। अगर आपके लंग्स डैमेज हो गए, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हिस्सा डैमेज हो गया, जो ओरिजिनल पार्ट था, वो ना फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस होने लगेगा, राइट। यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपका कोई शर्ट है वो फट गया, तो वहां पे आप क्या करते हो, रफू करते हो, दूसरा कोई कपड़ा होता है वो आके लगा दे, जिससे क्या होता है कि काम चल जाता है, पर वो अच्छा नहीं लगता है, वो पहले जैसा नहीं लगता है, राइट। बिल्कुल उसी तरह हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी डैमेज होता है तो जो पुराने जो सेल्स होते हैं वो फाइब्रस सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि लंग्स का काम तो चल जाता है टेम्पररीली, बट उसकी जो ओरिजिनल फंक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना सीवियर लंग डैमेज हुआ था, राइट। मोस्ट केस में ये भी धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगता है, पर इसको कुछ मंथ्स लगते हैं। आपको पता कैसे चलता है कि लंग्स डैमेज हुए? स्टैंडर्ड है, सीटी स्कैन करा लो। वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि कब आपको कराना है या नहीं कराना है। और हमारे पास ट्रीटमेंट है परफेरिडोन। ये जो है ये लंग फाइब्रोसिस को कम करने में हेल्प करती है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट है फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए वो है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, जिसमें क्या होता है कि नेचुरली कुछ एक्सरसाइज सिखाई जाती है पेशेंट को, जिसकी वजह से उनकी लंग कैपेसिटी को
बढ़ाया जा सके। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन जो पेशेंट होता है, उन जिनको थेरेपी नहीं मिल पाती है या फिर जिनको पता नहीं कि क्या करना है, या फिर जिनको ट्रीटमेंट मिल भी रही है पर उनका बॉडी उसको क्या बोलते हैं कि अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। खास करके जिनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन है, डायबिटीज है या फिर हार्ट रिलेटेड कोई कंडीशन है, जिनकी एज ज़्यादा है, इन केस में क्या होगा कि अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो कम होने लगेगा पूरी बॉडी को, और उसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलर होने लगेगा, रेस्पिरेटरी फेल सिस्टम फेल होने लगेगा, किडनी का सिस्टम फेल होने लगेगा, लीवर का, कार्डियक फंक्शन, ये सब ना फेल होने लगेगा। और अनफॉर्चुनेटली इतने सारे ऑर्गन सिस्टम फेलर के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। हमारा गोल ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, ताकि वो समझ पाए कि ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए, अपने डॉक्टर को डिस्कस कर पाए कि क्या करना चाहिए, राइट, ताकि हम ये कंडीशन को प्रिवेंट कर सकें। हर एक लाइफ की कीमत होती है। तो नेक्स्ट जो सीरीज ऑफ वीडियो है उसमें मैं ये बताऊंगा कि करंट गवर्नमेंट गाइडलाइन क्या है होम आइसोलेशन में, आइसोलेशन के लिए, सेल्फ केयर के लिए और ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो स्टे ट्यून। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक के रिलेटेड, या फिर इन जनरल के कोविड के रिलेटेड, तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उस पर अपना ओपिनियन दे दूंगा या फिर आपको बता दूंगा कि करंटली क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है।